हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्फोस्फेयर बाय कृष्णा। मेरा नाम है कृष्णा सिंह ठाकुर। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीक डिस्कशन किया था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा शो लेके आ रहा हूँ, टॉक शो, जिसमें हम लोगों की लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। और आज उसी कड़ी में हम एक पहला कदम लेने जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इस टॉक शो में अपने पहले गेस्ट से मिलने जा रहे हैं। उन पहले गेस्ट के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वो प्रोफेशनली एक सिविल सर्वेंट हैं। और सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि वो हमेशा अपनी जॉब के टाइम्स के अलावा भी लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। बहुत सारी टिप्स अवेलेबल कराते हैं स्टूडेंट्स को। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मैं मेरे बारे में बात करूं तो मेरे वो मेंटोर भी हैं। मुझे हमेशा गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए लाइफ में। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे टाइम देने के लिए। तो मैं अपने शो में वेलकम करता हूँ रचिता रघुवंशी मैडम को। मैं चाहता हूँ कि मैम प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। Thank you, Krishna. It's a privilege to be with you on this podcast. And जैसे कि आपको कृष्णा ने बताया है कि आई एम अ सिविल सर्वेंट. आई एम रचिता रघुवंशी. आई एम डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एट प्रेजेंट सर्विंग इन छिंदवाड़ा एज अ फाइनेंस ऑफिसर. तो मैम आज जानते हैं आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में और स्टार्ट करते हैं हम आपके बचपन से कि आपका बचपन कैसा बीता, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, क्या क्या लाइफ के एक्सपीरियंस रहे आपके, प्लीज़ हमें बताइए। यू मे आस्क द क्वेश्चन. आप क्या जानना चाहते हैं? स्टार्ट. मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो बचपन था, मतलब कौन सी सिटी में आपका गुजरा, और कौन कौन से मीन्स कौन कौन से प्लेसेस में आप रहे, और आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा। मेरे फादर एसडीओ थे आर एस डिपार्टमेंट में, मिस्टर आर एस रघुवंशी. डैडी का जहाँ जहाँ ट्रांसफर होता था तो हमारा स्कूलिंग वैसे ही चेंज होता था. इनिशियली धार से स्टार्टिंग हुई थी स्कूलिंग की. और मैंने अपना स्कूलिंग ट्वेल्थ कंप्लीट किया बैंगलोर से. मीनवाइल इस जर्नी में काफी जगह पे रहने को मिला, काफी लोगों से सीखने को मिला, काफी एक्सपोजर मिला. एंड ये एक इंट्रोडक्शन है मेरी स्कूलिंग लाइफ का. और मेरी फैमिली में मैं, मेरी मम्मा है, मेरे हस्बैंड है, दो बच्चे हैं, मैं सिस्टर. और मेरे डैडी हमारे साथ नहीं है, 2008 शांत हो गए थे. बट उनका एक सपना था कि मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ बन के दिखाऊं, कि बेटी कुछ बने. तो कुछ हद तक शायद achieve किया है. उनके उनका सबसे बड़ा योगदान है कि आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मेरी मम्मी और डैडी का. यस मैम, समझ सकते हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट पेरेंट्स का ही होता है लाइफ में। और नो डाउट जो आपके साथ उस मोमेंट पे, मतलब फैमिली को जो मतलब जिस मोमेंट से आपकी फैमिली गुजरी होगी, सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। एक बहुत पेनफुल मोमेंट होता है हमारे पेरेंट्स का एकदम से चले जाना। तो मैम उस सिचुएशन के बारे में ही जानना चाहता हूँ कि वो सिचुएशन मतलब मीन्स आप कैसे उस चीज़ से निकल पाए और फिर आप आज इतने अच्छे मुकाम पे हैं। मैं ट्वेल्थ में थी जब मैंने अपने डैडी को खोया. ट्वेल्थ एक बहुत क्रूशियल स्टेज होता है किसी भी बच्चे के स्टूडेंट लाइफ में. और मैं बोर्डिंग में थी. तो जब ये ऐसा हुआ तो मेरी मम्मी मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी, साहस बनी. मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस होती थी. और जनवरी में मेरे डैडी को ऐसे हुआ कि वो शांत हुए. और बोर्ड्स थे. तो थैंक्स टू माय टीचर्स की जिन्होंने मुझ पे बहुत ध्यान दिया उस टाइम पे, क्योंकि मैं घर से भी दूर थी. और ये मेरी मम्मी का विश्वास था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है. और उन्होंने हम दोनों बच्चों को बहुत संभाला और बहुत मेहनत करी हमारी, कि आज हम इस लायक बन पाए हैं. और कुछ हद तक उनकी कोशिशें हमने सफल करने की कोशिश की कि हाँ हम कुछ बन पाए, उनका नाम ऊंचा कर पाए, उनके सपने पूरे कर पाए. हमारे अचीवमेंट्स जो भी हैं बहुत कम है, पर उनकी जो भी है वो उनकी कोशिश का ही एक रिजल्ट है. बढ़िया मैम। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का आपका मतलब कब से स्टार्ट हुआ कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना ही है? कब हमारे मतलब दिमाग में आया कि मुझे इस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहिए? चूंकि डैडी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो एक वो घर का माहौल था वैसा. और मम्मी डैडी ने कभी फोर्स नहीं किया कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है, पर चूंकि माहौल भी वैसा कुछ था, देखते थे सुनते थे. और एक इंटरेस्ट भी था. और फिर जब देखते थे कि एक कलेक्टर की क्या भूमिका होती है या सिविल सर्वेंट्स की क्या भूमिका होती है नॉर्मल लोगों की लाइफ में, क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सब देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी. और मेरी मम्मा डैडी ने भी बहुत हमें इंस्पायर किया.
कि आप क्या चेंज ला सकते हैं लोगों के जीवन में अगर आप एक शासकीय सेवक के रूप में हैं। तो उस चीज ने शायद अंदर से एक बीज बो दिया था कि हाँ कुछ करना है, हमें इस फील्ड में जाना है। मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, बट इंजीनियरिंग के टाइम पे ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो फ्रॉम थर्ड ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयरिंग ऑन माई ओन। अभी से मैं एक अपने फाउंडेशन के लिए तैयारी करूँ। ओके मैम, आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इसकी मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल सके कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए क्या हमें बेसिक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। हाँ जी। ओके। स्कूल टाइम से ही डैडी करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज वगैरह थोड़ा प्रेशर करते रहते थे, पढ़ाते रहते थे कि करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, न्यूज़ पता होना चाहिए। तो पेरेंट्स का एक रोल था कि करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर रीडिंग से हमें लिंक करके रखते थे। और फिर जब स्कूल से पास आउट होकर जब कॉलेज में गए इंजीनियरिंग में, तब मुझे ऐसा लगा कि हर कोई कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा था, कोई गेट की तैयारी कर रहा था, कोई एमबीए की तैयारी कर रहा था। तो मेरा इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज की तरफ था। तब मैंने वहाँ पे अपने कुछ फ्रेंड्स से, कुछ टीचर्स से, मेंटोर से गाइडेंस लेके और फिर अपना फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद फिर चूंकि मेरे डैडी नहीं थे और मुझे भी कैंपस सिलेक्शन भी हो गया था, बट मुझे नहीं ज्वाइन करना था प्राइवेट सेक्टर। तो फिर मैंने छिंदवाड़ा में आके अनुकंपा नियुक्ति ली अपने डैडी की, और फिर साथ में फिर पढ़ाई स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे साथ में कुछ करना भी था और पढ़ाई भी कंटिन्यू। तो फिर मैंने इस तरीके से अपना ओके। स्टार्ट किया। और फिर फ्रेंड्स बन गए जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। मैंने छिंदवाड़ा से ही, मैं इंग्लिश मीडियम से थी, बाकी सब हिंदी मीडियम से थे। बट मेरा प्री क्लियर हो चुका था, मेंस था। प्री में मुझे संजय उपाध्याय सर ने बहुत हेल्प करी, मेंस में मुझे सुनील राजपूत सर ने बहुत हेल्प करी। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने, मोनिका विश्वकर्मा, कल्पना मैम, और मोनिका सोनी, चंचलेश मडराम, बंधु सूर्यवंशी, ऐसे हम फ्रेंड्स थे जो साथ में ग्रुप स्टडी करते थे। और हम सारे ही साथ में मेंस देने जाते थे और ऑल आर सिलेक्टेड। तो मैं लकी रही कि मुझे फ्रेंड सर्कल जो है, ग्रुप स्टडी, वो बहुत काम आई और बहुत हेल्पफुल रही। अच्छा मैम, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ये लैंग्वेज का बैरियर तो नहीं होता है? मतलब जैसे अभी आप इंग्लिश मीडियम से थे और फिर जैसे मोस्टली जो हमारे सिटी में अभी अवेलेबल हैं कोचिंग क्लासेस वो हिंदी मीडियम्स में ही है, तो ये चैलेंजेस आपने फेस किए? ये चैलेंज मैंने बहुत फेस किया, क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आता था कि मुझे ट्रांसलेट कैसे करना है, क्योंकि क्लास में पढ़ाते हिंदी में थे, पर मिक्स था, हिंदी और इंग्लिश मिक्स था, पर मुझे टर्म्स को समझने में थोड़ी दिक्कत आती थी। मैं स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करती थी, वो स्टैंडर्ड बुक से और जो सर पढ़ा रहे हैं चीजों से फिर मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए। और ट्रांसलेशन मेरा बहुत प्रॉब्लम था, मुझे पहले लगता था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे पास, पर धीरे धीरे ये एक अच्छी लर्निंग वे है कि मुझे ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से आने लग गया। तो मुझे हिंदी के पेपर में और निबंध में बहुत काम था कि ओके। मैं जो सर पढ़ाते थे और मैं लिखती इंग्लिश में थी ट्रांसलेट करके, तो वो स्किल मेरे में काम था। और जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता था, ये सारी चीजें बहुत हेल्प। लैंग्वेज फिर एज अ बैरियर नहीं। ओके मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने मुझे बताया कि आपका कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था और नाउ यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब, तो आपको लगता है कि मतलब अभी जो आपने डिसीजन लिया ये सही है? कि कभी कभी लाइफ में मतलब मन में थॉट भी आता है कि यार शायद प्राइवेट अगर हम ज्वाइन करते तो हो सकता है इससे भी और अच्छा करियर हमारा हो सकता था। आता है, कभी कभी बिल्कुल आता है। जब और तब बहुत आता था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था पीएससी में। तब मुझे लगता था कि मैंने गलती कर दी, कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छी पोजीशंस पे चले गए थे, कंपनीज में थे, आईटी में थे, और मुझे लगता था कि मैं तो यहाँ पे हूँ और अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरा पीएससी भी क्लियर नहीं हुआ है, मैं अभी अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो क्या ये मेरा सही डिसीजन रहा? अनुकंपा नियुक्ति लेके कंटिन्यू करना क्या सही डिसीजन रहा? पढ़ाई करना। बट लकीली ऑफिस में सबने बहुत सपोर्ट किया। जो आरपी साहू अंकल थे जो आरईएस में ई थे, और डावर सर जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, उन लोगों को विश्वास था कि ये बच्ची शायद कुछ कर सकती है, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। ऑफिस का अगर ऑफिसर्स और स्टाफ मुझे सपोर्ट नहीं करते, इतना मोटिवेट नहीं करते, तो शायद मैं वहीं पे रुक जाती, मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो फैमिली प्लस फ्रेंड्स प्लस ऑफिस के जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं जिनके अंडर अटैच थी, पवार जी के अंडर अटैच थी, और ऑफिस में सारे ही लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा कि जब भी मैं डिप्रेस होती थी तो दे यूज्ड टू मोटिवेट मी कि आपको यहाँ आके नहीं रुकना है, आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। तो आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब के साथ साथ आपको पढ़ाई पे भी फोकस करना है। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी।
तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मतलब लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करें कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मतलब प्राइवेट सेक्टर को ही ज़्यादा बेस्ट मानते हैं इस कंपैरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि मैंने ऐसा एज्यूम किया है, हो सकता है मेरा परसेप्शन हो ये, कि प्राइवेट में थोड़ा सा ग्लैमरस लाइफ हो जाती है, लाइफ स्टाइल आप देखो, लिविंग स्टैंडर्ड देखो, सिटीज़ है, सिटीज़ का एक्सपोजर है। गवर्नमेंट जॉब्स में शायद मेरे हिसाब से थोड़ा ये कम है। तो आपका अनुभव रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल भी है जिन्होंने अभी प्राइवेट सेक्टर में, आप अभी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप दोनों को कैसे बैलेंस करके हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इसमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए उनकी लाइफ में? मेरी सिस्टर है, खुद आईटी इंजीनियर है, और वो पुणे में ओके। है। तो हमारे घर में ही हम दो लोग हैं, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट सेक्टर में। तो हाँ, जब मैं उनकी लाइफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, उनकी लाइफ हैपनिंग है, बाहर रह रहे हैं, एक्सपोजर है काफी, है ना। बट फिर जब पर उन्हें भी कभी कभी लगता है कि हमारी गवर्नमेंट सर्वेंट की लाइफ अलग है, क्योंकि हमारा पब्लिक डीलिंग है और हम लोगों की लाइफ में कोई इम्पैक्ट ला सकते हैं, और हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फ्यू स्टेजेस ऑफ लाइफ हमेशा लगता रहेगा कि आप यहाँ पे सही, आप यहाँ पे ठीक है, या सामने वाला वहां पे ठीक है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ये कभी कभी हमें ऐसा लगता है। बट वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हमने जो डिसीजन लिया है या हम जो सर्विस कर रहे हैं उसका क्या एक मोटो है, या हम कर रहे हैं तो वी आर हियर टू सर्व। और ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप अपनी जॉब के साथ साथ दूसरों की बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं। बहुत हद तक आप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। वो सारी जो चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन में होती हैं, वो आम इंसान को या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों को नहीं पता होगी। तो और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपकी लाइफ में, जब आपको काफी कुछ सीनियर से मिलना होता है या उनसे कुछ सीखने को मिलता है। वो सारी चीजें आई थिंक प्राइवेट सेक्टर वाले मिस कर देते हैं, जो हमें एक एडेड एडवांटेज है। और हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो डोमेन है, वो भी बहुत ब्रॉड है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लर्निंग प्रोसेस है। वो लोग अपना स्किल्स जैसे अगर ऐड ऑन कर रहे हैं, ये हमारे स्किल्स हैं कि हम काफी कुछ यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हमें इसे एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ लर्निंग प्रोसेस ही लेके चलना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में यस, आपका इतना पे नहीं होता, आपको स्विच करने का इतना ऑप्शन नहीं होता जितना प्राइवेट सेक्टर में होता है। आप इतनी बड़ी सिटीज में सर्व नहीं करते हैं, आप अपनी स्टेट में ही सर्व करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में, वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में सर्व करते हैं। बट जब हम सोचें कि सीखने को भी तो बहुत कुछ मिलता है, काफी लोगों से इंटरेक्शन करने को मिलता है, काफी सीनियर से सीखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, ये एक टफ क्वेश्चन है। और इसकी ज्वाइनिंग सेम टाइम पे थी। फिर मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो हम वो स्टेट में भी नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद फैमिली को देखते हुए, शायद मैं जब आगे भविष्य में मुझे फैमिली पे भी ध्यान देना पड़ेगा और ऑफिस जॉब की जरूरत हो सकती है, तो मुझे लगा कि शायद ये डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे पाऊंगी और अपने ऑफिस पे भी ध्यान दे पाऊंगी, मतलब जस्टिस कर पाऊंगी एक अपनी जॉब के साथ। प्लस एट दैट टाइम मुझे लगता था कि शायद मैं आगे भी और पढ़ सकती हूँ, कुछ और आगे स्विच कर सकती हूँ या compete कर सकती हूँ। तो इस डिपार्टमेंट में आके मुझे शायद पढ़ने का मौका मिल पाए या आगे मैं कुछ और कंटिन्यू कर पाऊँ। तो ये कुछ बहुत सारे पॉइंट्स थे मेरे दिमाग में कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने फिर इसको ज्वाइन किया। और चूंकि उसकी ज्वाइनिंग भी लेट थी, इसकी ज्वाइनिंग जल्दी आई, तो द फर्स्ट थिंग वाज कि हाँ, इसमें जाना बेटर रहेगा आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया था। ओके मैम, जब जब भी लाइफ में ऐसे टफ मतलब सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब हमारे पास दो ऑप्शन है और हमें उसे चूज करना है, तो मतलब आपके जब लाइफ में ऐसा ऑप्शन आया तो आपको इस मतलब इस चीज में चूज करने के लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी? काफी लोगों से बात किया, पूछा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहूंगी कि हाँ बिल्कुल सही किया कि ये डिपार्टमेंट, क्योंकि कभी कभी इस डिपार्टमेंट में रहने लगता है कि हाँ शायद पुलिस सर्विस में जाना चाहिए। जब आप अपने दूसरे साथ में जो फ्रेंड्स हैं उनको देखते हैं उस डिपार्टमेंट के, तो लगता है उसमें जाना चाहिए। वो है कि भगवान ने, ईश्वर ने आपको जो दो ऑप्शन दिए थे वो बहुत टफ है, बहुत टफ है। और एट अ पॉइंट आपको लगेगा आपने सही डिसीजन लिया है, कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ शायद ये डिसीजन नहीं लेना था। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। मैंने अपने काफी लोगों से कुछ से पूछा कैसा रहेगा क्या रहेगा, उतना कोई गाइड करने वाला भी नहीं था तब कि हाँ आप इसमें जाओ या उसमें जाओ।
आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली जो गवर्नमेंट जॉब में आई आफ्टर माई फादर. मैं ये कहना चाहूंगी कि इट डिपेंड्स पर्सन के ओके। ऊपर कि उसका क्या व्यू पॉइंट है. बट हाँ, हमेशा प्रोस एंड कॉन्स पे एक एवेल्युएशन लेना चाहिए कि हमें क्या ज्वाइन करना था, क्या नहीं. मैम, आपके हिसाब से आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वर्किंग वुमेन्स के लिए? वर्किंग वुमेन्स के लिए चैलेंज मेरे ख्याल से एक ये है कि व्हेन यू आर अ मॉम, तब आपके पास एक चैलेंज आता है कि आपको आपके बच्चों पे भी ध्यान देना है, प्लस ऑफिस में भी ध्यान देना है. आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कहीं आपका वर्क हैम्पर ना हो पाए, और आपके वर्क के कारण कहीं आपकी जो फैमिली है या आपके बच्चे हैं जिन्हें आपके टाइम की जरूरत है, कहीं आप उनके साथ इंजस्टिस ना करें. मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि एक ये चैलेंज है, प्लस दूसरा चैलेंज है कि एक हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट. अब तो खैर लकीली मैं जहाँ पे भी रही हूँ मुझे एक बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मिला है, जहाँ पे मेरे सीनियर्स ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे जूनियर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और बहुत साथ दिया, और बहुत मोटिवेट किया. और लकीली एक और चीज़ मैं कहूँगी, आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर कि अगर वो, मेरी मम्मी अगर मेरा सपोर्ट नहीं करती तो मैं शायद गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाती. क्योंकि जब मैं एज अ मॉम बनी तब मुझे समझ में आया कि कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक माँ की लाइफ में आती है और आपको अपने बच्चों पे इतना ध्यान देना होता है. और मैं चूंकि जॉब कर रही थी तो मेरी मम्मी मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम. और आज मैं जॉब इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं. अगर आज वो नहीं देखते तो मेरे बच्चों को और मेरा ध्यान नहीं दे पाते तो मैं शायद कंटिन्यू भी नहीं कर पाती. सबसे बड़ा यही एक रीजन है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी देख लीजिए और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कि ये एक रीजन होता है वुमेन के लिए कि उसको वर्क और लाइफ बैलेंस, वो दोनों चीजों में थोड़ा होता है. कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल डेली करना पड़ जाता है. ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है एज अ फीमेल. बाकी मुझे लगता है कि आज के टाइम पे तो आप ये सीनियर्स हो या कोई भी हो, दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन द मैन एंड द वुमेन. आपको भी वही चैलेंजेस फेस करने हैं, आपको भी वही टाइमिंग में जॉब करना है, आपको भी वही सारी चीजें जो है compete करना है जो आपके काउंटर पार्ट्स, आपके कलीग्स कर रहे हैं. तो ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट कोई दिक्कत नहीं जाती, बट वर्क लाइफ बैलेंस में ही एक स्ट्रगल फेस करना होता है फीमेल्स को. ओके। मैम, अब मैं ट्रेजरी से रिलेटेड कुछ आपसे चीज़ें जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ट्रेजरी ऑफिसर भी नर्मदापुरम में काफ़ी समय आपने स्पेंड किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको कि आज के समय में जो ट्रेजरी ऑफिसर्स की लाइफ है वो कैसी है, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं? ओके, ट्रेजरी पे मैंने अराउंड 10 to 11 months सर्व किया था. आई वॉज हैविंग एन एडिशनल चार्ज इन नर्मदापुरम. तो मुझे ये सबसे बड़ी ये चीज़ लगी थी कि अब पेपर वर्क तो कम हो गया है, नो डाउट. पेपर वर्क कम हो गया है, बट सिस्टम कनेक्टिविटी इशू आता है. और कभी कभी ये होता है कि हमें राउंड द क्लॉक वर्क करना पड़ता है. सैलरी है तो प्रॉपर चेक होके आ रही है, सारी चीजें हो रही है. बस कभी कभी मुझे लगता है कि अ, हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है. प्रोज तो होते हैं, कॉन्स बस ये है कि जब सर्वर का कुछ इशू आए या जब कनेक्टिविटी का इशू आए या जब बहुत सारे मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे उसको यूज कर रहे हैं और सैलरी का टाइम हो या और इस टाइप से कुछ चैलेंजेस हो, तब थोड़ा सा दिक्कत जाती है. ट्रेजरी ऑफिसर में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है बिकॉज यू आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर द कलेक्टर एंड द कमिश्नर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स. तो जो वीसीज होती हैं और उसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है. हाउ वी एज अ लीडर नीड टू अरेंज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द डीडीओ, या कुछ इंस्ट्रक्शन है और वो हमें सारे डीडीओ में एग्जीक्यूट करवाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जीक्यूट कराना है.
तो हमें कलेक्टर सर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। लकीली जो मैंने कलेक्टर नीरज सिंह सर के साथ वर्क किया था, वो एट प्रेजेंट उज्जैन कलेक्टर हैं, उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। जब ट्रेजरी चेंज हो रही थी, जब आधार बेस्ड सिस्टम डिप्लॉय हुआ था, उसके बाद फिर जब ई मुद्रा सिस्टम डिप्लॉय हुआ था, जब सारे डीडीओस की आईडीज वगैरह बनानी हुई थी, या हमें एम्प्लॉयज का डेटा जो है वो पूरा ऑनलाइन शिफ्ट करना हुआ था, तो एज ए ट्रेजरी ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें सारे एम्प्लॉयज का डेटा रोल आउट करना है, हमें जो पेमेंट मॉड्यूल है उसमें चेंजेस कर। तो जो हमें हमारे सीनियर ऑफिसर से जो हमें गाइडेंस और मिलता था, इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर सर का जो गाइडेंस मिलता था, और डीडीओस का सपोर्ट होता था, और स्पेशली जो ट्रेजरी के जितने कलीग्स थे उनका सपोर्ट, उससे ही हम वो अचीव कर पाते थे। वो ये बहुत क्रूशियल चीजें होती हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं एक चीज़ स्कूल की लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि स्कूल की लाइफ में ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आपको याद हो अभी, कि जो हमेशा आपको लाइफ में उस इंसिडेंट को याद करके आप मोटिवेट हो जाते हो और वो हमेशा हमें प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़ते रहें? ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है स्कूल लाइफ से रिलेटेड, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसे तो इंसिडेंट? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते थे कि कभी किसी टीचर ने मोटिवेट किया हो या ऐसा कुछ। सपोज कीजिए कि जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होता था, और जब एंकरिंग करना हो या जब कोई स्पीच देना हो, तो जब हम छोटे थे तो तब मुझे थोड़ा लगता था कि हाँ मुझे करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मेरे डैडी मुझे पूरा प्रैक्टिस करवाते थे घर पे, that how I am supposed to deliver the speech on that particular date। और जो टीचर होते थे जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते मुझे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती थी। आई वॉज द हेड ऑफ द हाउस, या अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। कोई स्पीच कंपटीशन है तो उसमें मुझे मेरा नाम मुझसे पूछे बिना ही नॉमिनेट कर दिया जाता था कि हाँ आपने हमारे ओके। स्कूल से पार्टिसिपेट करना है। तो ये सारी चीजें टीचर्स पे ट्रस्ट होता था, और जो पेरेंट्स का भी ट्रस्ट होता था कि आप कर सकते हो, डोंट गेट डिप्रेस्ड। तो वो चीजें जो होती थी वो बहुत मोटिवेट करती थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे। और एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, ओके। एपीजे अब्दुल कलाम की। वो जब मैं स्कूल टाइम पे थी और वो मैंने पढ़ी थी, तब मेरे आइडल रहे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रहे। उनके लाइफ इंसिडेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट और इंस्पायर किया। ओके। मैम, आपकी लाइफ में ऐसा कभी मोमेंट आया कि जो जो चीज़ हम चाहना, मतलब पाना चाह रहे थे, जैसे आपने बताया कि सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी करें तो कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर लगता है कि शायद हमें स्विच कर देना चाहिए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल हुआ है, बहुत बार हुआ है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दिए थे, कहीं मेरे 2-3 मार्क्स से नहीं होता था। मैंने एक बार फेलोशिप के लिए पीएमआरडीएफ के लिए अप्लाई किया था, एंड आई जस्ट मिस्ड दैट फेलोशिप बाय 1 मार्क, 1 सिंगल मार्क। तो और भी कुछ एंट्रेंस दिए थे जो मेरे बिल्कुल क्लियर नहीं हुए थे, कुछ कुछ कट ऑफ, मेरा सपोज कीजिए कट ऑफ से थोड़े कम मार्क्स आए हैं। तो तब मुझे लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे साथ वाले देखो इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं, प्राइवेट सेक्टर पे हैं, और मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ। और मुझे पीएससी का जब मैं प्री दे रही थी, एंड इसी टाइम पे मुझे लगता था कि प्री दे रही हूँ, लोग भोपाल दिल्ली और कहाँ कहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तो जॉब के साथ साथ तैयारी कर रही हूँ, प्री दे रही हूँ, क्या मेरा क्लियर हो पाएगा, बहुत सेल्फ डाउट आता था। और जब मैं ऐसा सोचती थी तो फिर मैं अपनी मम्मी के साथ शेयर करती थी। तो मुझसे ज्यादा उनको विश्वास था कि अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो होगा। आप अगर अभी कुछ नहीं हो रहा है मतलब कुछ और ईश्वर ने आपके लिए आगे अच्छी सोच के रखा है, शायद इसलिए यहाँ नहीं हो रहा है, समथिंग एल्स फॉर यू। तो पीएससी का जब मैंने प्री दिया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मुझे डाउट था कि पता नहीं ये क्लियर होगा कि नहीं होगा, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था। उसके पहले के जो एग्जाम्स थे वो मेरे क्लियर नहीं हुए थे, और पीएससी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और वो क्लियर हुआ था। तब मुझे समझ में आया कि 10 चीजों के भागने की बजाय हमें एक चीज पे फोकस करना चाहिए। और फिर मैंने पीएससी पे ही फोकस किया, फिर मैंने बाकी एग्जाम्स देना बंद कर दिए थे, क्योंकि वो मेरा पर्सनल चॉइस है कि मुझे और दूसरे एग्जाम्स नहीं देने हैं। आप जो दूसरे व्यूअर्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर है कि उनका क्या फोकस इसमें जाना है।
मेरा फोकस था कि मुझे पीएससी में ही जाना है। तो फिर मेरा वो प्री क्लियर हुआ, देन मेंस हुआ। तो मेंस के लिए दिन रात तैयारी करी। बहुत बहुत जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा टफ था मेरे लिए, बट मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा पढ़ाई के टाइम पे। सुबह जल्दी उठाना, मुझे डेली सुबह उठा देते थे ताकि मैं वर्किंग आवर्स पे मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती है, मुझे भी पता था। तो मैं अपने वर्किंग आवर्स के पहले अपना हाफ ऑफ दी जो मेरे डे का वो अचीव कर पाऊँ। जब मैं ऑफिस से आती थी तो जो भी मतलब थोड़ा बहुत टीवी या न्यूज देखती थी मैं बस, और उसके बाद फिर पढ़ाई करना। जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी या कभी ऐसा लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ वहाँ जाना है, तो मम्मी का यही रहता था कि बेटा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो, अभी आपका मेंस है। वो मुझे बहुत इंस्पायर, बहुत मोटिवेट करते थे। जब मैं आंसर या टेस्ट देती थी और मेरे मार्क्स नहीं आते थे जो टेस्ट देती थी, या मुझे लगता था कि सेल्फ डाउट की सिचुएशन आती थी, तो फिर लगता था कि नहीं हो पा रहा है, क्या करना चाहिए। तब भी वो बहुत मोटिवेट करते थे और इंस्पायर करते थे। वो हमेशा मुझे बोलते थे, रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्टेड, आपने ये क्यों शुरू किया, आप पहले वो चीज को याद करो, रिकॉल करो। तो क्या आपने जो शुरू किया है, कुछ सोच के शुरू किया है, तो उसको आप कंप्लीट भी करो, उस स्टेज को, सेल्फ डाउट को अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दो। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे बहुत, फिर जब मेरा इंटरव्यू था तो वो मुझे न्यूज पढ़ पढ़ के बताते थे कि अगर जब सपोज कीजिए कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो वो मुझे रिकॉल करवाते थे इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम। और उनकी काफी कुछ इनपुट्स मुझे काम आए इंटरव्यू के टाइम पे। तो दो माय मदर इज अ पेंशनर एंड अ होम मेकर, बट उनका जो एक रोल था वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब जब मैं व्यूअर से कहना चाहूंगी, जब जब आपका सेल्फ डाउट आता है ना, तो आप एक बार ये सोचिए कि आप कहाँ थे और अब आप कहाँ आ गए। तो अब आप पीछे क्यों जा रहे हैं, एक ट्राई और दीजिए, कंटिन्यू करके देखिए। तो आप हो सकता है कि आप ये जो सोच रहे हैं वो आप बिल्कुल अचीव करें। एक और थॉट मैं आपको करूंगी कि मुझे घर वाले हमेशा बोलते थे, मम्मी हमेशा बोलते थे, मम्मा मेरे, कि आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो। जब आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है और आप जब किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, तो आप उसको उस पर पूरा फोकस करो, उसके बारे में सोचो। जब आप वो सोचते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी वाइब्स पॉजिटिव होती हैं, आपका आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा आती है, एक मोटिवेशन आता है, डिसिप्लिन आता है, और ईश्वर आपकी पूरी मदद करता है कि आप आपका अचीव कर पाए, जो आपका एम है वो अचीव कर पाए। तो वो पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत जरूरी है। मैम एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ आप अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि आपका जो एक्सपोजर रहा है एजुकेशन का वो काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में रहा है, मतलब बहुत सारे आपने इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पापा के ट्रांसफ़र के कारण आपको चेंजेस करने पाते थे। तो मैं जानना चाहता हूँ जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, क्या वाकई में वो सही है कि जो हमें हमारे करियर को चूज़ करने में काफ़ी आगे ला देता है, या जो उसमें मतलब एजुकेशन सिस्टम है उससे हम अपना करियर जो हम ड्रीम डिसाइड करते हैं कि हमें ये बनना है, वो हमें वाकई में उस लेवल पे सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? इस पे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम तो सही है, बट कहीं ना कहीं मतलब मुझे पर्सनली फील होता है कि जब मैं स्कूल उसमें थी तो बस दो ही ऑप्शन दिए जाते थे, इंजीनियरिंग और मेडिकल। स्ट्रीम्स चूज करने का इतना कुछ ऑप्शन नहीं होता था, तब इतने ऑप्शंस नहीं थे कि आज तो ऑप्शंस हैं। ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं आप, कॉमर्स चूज कर सकते हैं आप, इंजीनियरिंग के लिए आप साइंस बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, बायो चूज कर सकते हैं। बट तब तब इतना जो करियर काउंसलिंग होता था वो इतना प्रिविलेंट बिल्कुल नहीं था। तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स के सामने दो ही ऑप्शन होते थे, इधर मैथ्स और बायो। और आर्ट्स और कॉमर्स का तो इतना उस टाइम पे एक्सपोजर था ही नहीं कि उसके आगे भी बहुत सारे करियर चॉइसेस हो सकते हैं। लोग आर्ट्स और कॉमर्स को एक थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में काउंट करते थे। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत चेंजेस आ गए हैं, जब आज आप देखते हैं कि करियर काउंसलिंग होती है बच्चों की, और बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है उसी फील्ड में जाना चाहिए और उसको भी परस्यू करना चाहिए। तब जो एजुकेशन सिस्टम था और अब है उसमें काफी चेंजेस तो आ गए। बट मैं एक ही चीज कहूंगी कि आज भी पीयर प्रेशर या पेरेंट्स का जो एक प्रेशर होता है कि आपको ये सब्जेक्ट चूज करना है, आपको इसी फील्ड में जाना है, वो सोसाइटी नहीं का होना, प्रेशर, राइट? वो नहीं होना चाहिए। आपको एक लिबरेशन इतना देना चाहिए अपने किड को कि उसको क्या सिलेक्ट करना है या उसे किस फील्ड में जाना है, वो होना चाहिए। आज के टाइम तो बच्चे बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या बनना है। हमारे टाइम पे जब मेरे स्कूल डेज थे तो जो प्रिपरेशन वाली चीज होती थी कि हमें अब ये बनना है, अब उसके आगे हमें ये करना है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में मैं कहती हूँ थोड़ा सा एक लैकुना था उसका, कि वो इतना प्रिविलेज नहीं था।
जितना अब है। तो ये स्कूल बहुत अच्छे रहे, टीचर्स बहुत अच्छे रहे, एजुकेशन बहुत अच्छी रही, बट ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ हमें बच्चे को सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए कि वो किस चीज़ में एक्सेल कर रहा है, और फिर वो उसको एज अ करियर, एज अ पैशन अपना उसको कंटिन्यू करे, वो चीज़ होनी चाहिए। अब वो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे स्कूल्स एजुकेशन में अब इन्वॉल्व हो गया है और अब आ रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही इसलिए गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है, जिसमें वो आपका हॉबी या आपका जो पैशन है वो परस्यू कर सकते हो, आपने स्किल सेट सीख सकते हो। तो ये गवर्नमेंट भी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत काफी चेंजेस ला रही है, दैट्स वेरी कमेंडेबल। कि मैम आपका जैसे इतनी सारी सिटीज़ में एक्सपोजर रहा है, स्कूल्स हैं, तो आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो अभी भी आप कनेक्टेड हैं अपने स्कूल फ्रेंड से? स्कूल फ्रेंड से चूंकि ट्रांसफर होता जाता था तो तब फोन नंबर्स वगैरह रहते थे, कनेक्शन रहता था, बट देन कुछ टाइम के बाद इतना नहीं रहा, क्योंकि आप जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे स्विच करते हैं या नंबर स्विच हो जाते हैं आपके। तब लैंडलाइन था, फोन तो काफी थोड़ा लेट आया था, तो इतना नहीं कनेक्शन रहा। बट हाँ, 12th के जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे, कम थे, बट हाँ जितने हैं कॉलेज टाइम के और स्कूल के रहे हैं, उनसे आज भी मैं कनेक्टेड हूँ। नॉट थ्रू सोशल मीडिया, बट थ्रू फोन कनेक्टिविटी, उससे तो मैं कनेक्टेड हूँ उनसे। मैम सोशल मीडिया से मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, स्पेशली जो अभी मतलब सिविल एस्पिरेंट होते हैं, तो अभी मतलब आपको क्या लगता है सोशल मीडिया से टोटली डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, कि नहीं उसे यूज़ करते रहें और साइमल्टेनियसली अपना प्रिपरेशन भी करनी, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। कई लोग टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया। कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं, हम शायद कनेक्ट रहें, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम गेन कर सकें। आप क्या इस पे बोलना चाहेंगे? तब तक ही कनेक्टेड रहिए सोशल मीडिया में जब तक वो आपकी पढ़ाई को इफेक्ट ना कर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम फोन पे दे रहे हैं और आप व्हाट्सएप या इंस्टा या फेसबुक या जो भी मल्टीपल ऐप्स है उस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, देन मैं ये कहूँगी कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर आपके पास आपके करियर, आपके पैशन, आपका जो एम है उसको अगर आप कम टाइम दोगे और आप सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर आपके बहुत मीगर चांसेस है कि आप जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाए। बहुत आगे टाइम है आपके पास कि आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, कीजिए, पर मॉडरेटली यूज करनी चाहिए। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आपकी पढ़ाई है और आपका लक्ष्य है, आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उस पर मेहनत कर दीजिए, फिर तो आगे जीवन है आपके पास सबसे कनेक्ट होने के लिए। अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं तो वो आपके फ्रेंड रहेंगे, वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वो भी इस चीज़ को समझेंगे एंड दे विल बी हैप्पी कि आप पहले कुछ बन जाए और उसके बाद फिर आप सबके साथ कनेक्टेड रहें। कनेक्ट रहिए, बट यूज सोशल मीडिया बट ऑन अ मॉडरेट वे। अगर आपको लगता है कि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया यूज करने के परिप्रेक्ष्य में, तो आप बंद कर दीजिए उसके बाद और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए यूज कीजिए, वो भी एजुकेशनल यूज के लिए। और हाँ, जब आप पढ़ाई कर चुके हैं या आपने दिन में अपना पढ़ाई का टारगेट यूज कर लिया और जब आप 5-5 10 मिनट्स का अगर ब्रेक ले रहे हैं, तो फिर आप उसमें अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कीजिए। बट ये आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको कितना यूज करना है, आपको क्या चीजें कितनी क्वांटिटी या कितने टाइम में यूज करना है और कब। ये एक हमारे ऊपर है कि हमें क्या अपने लिए करना है। हम एक चीज़ और, मैं आपकी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि, और जैसे आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं, फिर मॉम भी हैं, तो फिर अपनी जो एक स्पेशल पर्सनल हॉबी रहती है उसके लिए आप टाइम निकाल पाते हैं कभी? अभी मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, तो मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। बट हाँ, मेरी हॉबीज है जैसे कि मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे राइटिंग पसंद है, मुझे लिखना भी पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है। तो कभी कभी जब मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँ। और हॉबीज तो सबको ही परस्यू करती रहनी चाहिए, अदरवाइज आपकी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है। अभी मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है खुद के लिए भी, क्योंकि अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट हाँ, मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं कुछ अच्छा पढ़ने का कोशिश करती हूँ, कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। ये मेरी एक कोशिश है, मैं खुद से कनेक्टेड। चलिए अच्छा है मैम। मैम बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपसे पूछे और बहुत सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि मैं भी सीखा हूँ और हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ से सीखे होंगे, क्योंकि कैसे बहुत सारे आपने बताया ऐसे मूवमेंट्स आए कि जब काफ़ी टफ समय आया था आपकी फैमिली के लिए, और आपके फादर का जाना सबसे टफ मूवमेंट था। उस मूवमेंट में भी आप उस चीज़ से निकले और आज सिविल सर्वेंट हैं,
काफ़ी सारे टफ सिचुएशन आपने पार किए, लेकिन अपनी स्टडीज़ का डेडिकेशन आपने बंद नहीं किया। अच्छे अच्छे थॉट्स आज आपने हमसे शेयर किए। एट लास्ट मैम मैं आपसे चाहता हूँ कि एक लाइफ के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें, एक छोटा सा मैसेज कि आपकी लाइफ के बारे में एक समरी अगर मैं चाहूँ कि जो आपने अभी टाइम आपका स्पेंड हुआ है सारी चीज़ें, आपके हिसाब से आपके नज़रिए में लाइफ एक्चुअली में है क्या? मैंने कहीं पढ़ा है कि आप आप अर्थ में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सी है, और भी गैलेक्सीज हों, बहुत बड़ा यूनिवर्स है। तो हमें खुद को या अपने ईगो को कभी इतना बड़ा नहीं रखना चाहिए। आप बहुत छोटे हैं, कुछ भी नहीं है, और एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, आप आज हैं, आप खुश रहिए। आने वाला कल आप खुश रहिए, तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। हमें हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेके चलना चाहिए। जो एक नेगेटिविटी होती है या एक ईगो होता है वर्क प्लेस पे या फैमिली पे, उसको थोड़ा दरकिनार करते हुए एक हमें हमेशा एक हैप्पी माइंडसेट से रहना चाहिए। मैंने माइंड इज हैप्पी, जब आप खुश हैं तो आपके आसपास सब चीजें अच्छी रहती हैं, खुश रहती हैं। सब खुश रहते हैं। तो लाइफ को लेके मेरी इतनी कोई बड़ी फिलोसफी नहीं है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एक ये कोट मैंने पढ़ा था। एक पोयम है, ये बहुत फेमस, आई वुड लाइक टू शेयर जब भी समय मिलेगा आपसे। तो उसमें एक लाइन था, वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने इसे कोट किया है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। लाइफ जिए, बिल्कुल खुल के जिए, और बहुत नया कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, और दूसरों से सीखने की कोशिश कीजिए, और जो आपका एक बकेट लिस्ट होता है उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। लाइफ में और क्या है। आप जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपको लगता है कि होता है ना कि लोग बोलते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालने की कोशिश कीजिए, अपने के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कुछ लक्ष्य अगर अभी और बाकी हैं तो उनको प्राप्त करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और इससे ज्यादा और कुछ मैं सब नहीं कर पाऊंगी। एक छोटी सी बस यही फिलोसफी है जो मैंने अपने बड़ों से सीखी है। नहीं, बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। बस मैं लास्ट में कुछ चाहता हूँ आपसे कि आप हमारे शो के बारे में कुछ बोले, फिर हम ये बाइंड अप करेंगे। ओके। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया, और ये एक आपका एक पैशन था मेरे ख्याल से, जो आप अभी परस्यू हाँ कर रहे जी। हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं चाहूंगी कि आप और अच्छे अच्छे जो हो सकते हैं, आपके जो कलीग्स में हो या आपके सीनियर्स हो या ऐसे लोग हों जो और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू कीजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए। आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे आपके पॉडकास्ट जो है, उन डिफरेंट टॉपिक्स पर्सपेक्टिव्स पे आप इसको लोगों से शेयर कीजिए। और मुझे पूरी आशा है, पूरा आई बिलीव कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके पॉडकास्ट से। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आपने, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम मैम। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि आज हमने जो मुलाकात करी रचिता रघुवंशी मैडम से करी, उन्होंने बहुत सारे अपने लाइफ के मूवमेंट शेयर किए, टफ मूवमेंट्स भी, अच्छे मूवमेंट्स भी। और मुझे, जैसा मैंने अपने पहले शो में भी कहा था, कि हर एक कहानी से हमें एक सीख मिलती है, कुछ ना कुछ जीवन में नया सीखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि आज के हमारे स्टॉक शो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और आपके जो भी, आपको ये हमारा आज का पहला एपिसोड कैसा लगा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताएं हमारे स्टॉक शो के बारे में, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी है या आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ऐसे कमेंट्स का भी वेलकम है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही बने रहिए इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा के साथ। थैंक्स अ लॉट मैम, अगेन थैंक यू। थैंक यू।